22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगांव में एक आतंकवादियों के गिरोह ने निर्ममता से लोगों की जान ले ली। करीब 26 लोगों को उन्होंने गोलियों से तरबतर कर दिया और उनके पास M4 और AK-47 के इक्विपमेंट्स थे। वो जो लोग थे वो तादाद में थे 6 और 6 लोगों ने 26 लोगों को देखते ही देखते उनकी ज़िंदगी से जुदा कर दिया। और उनमें से जो 6 लोग थे उनमें से 4 लोगों का नाम अभी पता चला है। उनका नाम है आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अबू तलहा और उनमें से 2 थे कश्मीरी जिनका नाम है अदिल और असाम। तो अब बात यह है कि ये जो आतंकवाद फैलाते हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आता है? आपको पता ही चल रहा होगा कि जब कहा जा रहा है कि AK-47 गन यूज़ हुआ था, M4 यूज़ हुआ था, तो इसका मतलब उनके पास इतनी एडवांस बंदूकें कहाँ से आई? मतलब उनके पीछे कोई ना कोई फंडिंग तो लगी होगी। क्या आपने कभी सोचा कि उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आती है? उनके पास ये दौलत आती है ड्रग्स बेच के। तो आज मैं इसी बात का खुलासा करने वाला हूँ कि कैसे वो लोग ड्रग्स बेचते हैं और उससे वो लोग ये जो अस्त्र है वो ख़रीदते हैं, जिससे फिर वो ऐसे नापाक काम करते हैं और लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका लिंक असल में है सितंबर 17, 2021 के 17 सितंबर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में 3000 किलो का ड्रग्स बरामद हुआ था, जो कि हीरोइन ड्रग था और इस ड्रग का वैल्यूएशन था 21,000 करोड़। और जब उन लोगों को पकड़ा गया था जो इन ड्रग्स को स्मगल कर रहे थे दूसरे देश से यहाँ पे, तो पता चला कि उनका लिंक है लश्कर ई ताइबा या फिर तालिबान का एक जो गैंग है जो अफ़गानिस्तान में है उनसे। अफ़गानिस्तान का ये जो गैंग है ये ऑपरेट करता है वहाँ से। ये जो अफ़ीम के जो क्रॉप्स हैं उनको वो उगाता है और उनके बाद वो उनको पाकिस्तान भेज देता है। पाकिस्तान में फिर वो बॉर्डर एरिया से होके यहाँ पे आ जाता है। एक रीसेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि ये आतंकवादियों ने जो इतने सारे अस्त्र उठाए हैं, उनके पास ये जो बंदूक है, गोलियां हैं, ये इन्हीं ड्रग्स को बेच के आ रही है। लेकिन ये ड्रग्स वो बेच कहाँ आ रहे हैं? इंडिया में। और ये बात आपको और चौंका देगी जब आप जानेंगे कि ये ड्रग्स यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बेची जा रही हैं। ये पहला हब है और इसका पूरा रिपोर्ट मैं दूंगा कि कहाँ कहाँ बेचा गया है ये ड्रग्स करीब पिछले 6-7 सालों में। तो एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा नवंबर 27, 2023 एक ड्रग रैकेट को खुलासा किया गया जिसमें स्टूडेंट्स को ड्रग्स बेचा जा रहा था और जो ड्रग्स बेच रहे थे उनका नाम था सागर बजाज, अपूर्व सक्सेना, आदित्य और दर्शन। और ऐसे ही करीब 9 लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि ये ड्रग्स को यूनिवर्सिटी में बेच रहे थे। और एमिटी यूनिवर्सिटी तो आपको पता ही होगा कि बहुत रिप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी है, वो छोटा मोटा यूनिवर्सिटी तो है नहीं। जनवरी 6, 2024 एक और रैकेट का खुलासा हुआ नोएडा दिल्ली में एमिटी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे फिर से सचिन, हरीश, निशांत ऐसे लोग थे कुछ नाम के जो हॉस्टल्स और कॉलेजेस में ड्रग्स को सप्लाई कर रहे थे। फिर एक केस दिसंबर 30, 2017 और एक और केस हुआ हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में।
फिर एक केस December 30, 2017, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU दिल्ली, यहाँ पे ड्रग्स पाए गए। एशियन लॉ कॉलेज नोएडा November 27, 2023, यहाँ पे ड्रग्स पाए गए। पुणे कॉलेज, इसको छोड़ के पुणे कॉलेज, मॉडर्न कॉलेज शिवाजी नगर में, MIT कॉलेज आलंदी में, और बहुत सारी अलग अलग जगह पे, जैसे कि IIT कानपुर, जहाँ पे कि स्टूडेंट्स, स्टाफ और सिक्योरिटी सब एक साथ शामिल भी थे इस रैकेट में। नॉर्थ इंडिया के कुछ कॉलेजेस में, जैसे कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ऐसे जगहों में करीब 58.3% स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि वो लाइफ टाइम से अपने ज़िंदगी में बहुत पहले से ही ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं। करीब 50% कैनबिस यूज़ कर रहे थे, 12.7% इनहेलेंट्स के रूप में यूज़ कर रहे थे, और ऐसे ही करीब समझ लीजिए कि 1.5 बिलियन पूरे इंडिया का जनसंख्या है, और इस 1.5 बिलियन में अभी करीब 300 मिलियन लोग हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो 300 मिलियन का जो रेशियो है, इसमें सबसे ज़्यादा रेशियो है यूथ का, क्योंकि आपको पता ही चल रहा है कि इसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, और दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को। लेकिन स्टूडेंट्स को जब दिया जा रहा है तो वो ख़रीद क्यों रहे हैं, इस पर हम बाद में आएंगे थोड़ा सा। लेकिन पहले ये समझते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान कह रहा था कि 2023 में उन्होंने ड्रग्स को ऐसे कल्टीवेट करना बंद कर दिया है अपने देश में, उन्होंने उसको उगाना, उनका प्रोसेसिंग करना सब बंद कर दिया है, तो अफ़गानिस्तान के ये जो गैंग्स है, ग्रुप्स है, वो वहाँ से यहाँ तक कैसे आ रहे हैं? क्योंकि वो जो क्रॉप्स उगा रहे हैं वो वहाँ से भेज रहे हैं पाकिस्तान में उनके पास लैब्स हैं। उन लैब्स के अंदर का जो लेटेक्स भेजा जाता है, उसका प्रोसेसिंग करके ड्रग्स बनाए जाते हैं। फिर वहाँ से होके पंजाब के बॉर्डर से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। पंजाब को छोड़ के भी गुजरात शामिल है। बे ऑफ बंगाल से, सी रूट से करीब 70% ड्रग्स इंडिया में इंटर करते हैं। और ये जो ड्रग्स इंटर करते हैं, इनमें से करीब 5 और 10% NCB नारकोटिक्स ब्यूरो कहती हैं कि 5 और 10% ही हम जब्त कर पाते हैं। बाकी इतना बड़ा एरिया है कि ये इंडिया में कहीं ना कहीं से घुस ही जाता है। इसका मतलब करीब 90% इंडिया में घुस जाता है कहीं ना कहीं से। लेकिन दूसरे सूत्रों के माने तो वो कह रहे हैं कि 1 या 5% ही जब्त किए जाते हैं ड्रग्स, बाकी हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, इतना सीक्रेटली काम किया जाता है छुपा के कि ड्रग्स को पकड़ा भी नहीं जाता। लेकिन अब बात है कि कितने ड्रग्स एक साल में आ रहे हैं, प्रति वर्ष कितने हर साल ड्रग्स कितने आते हैं? तो करीब 50,000 से 2,000 kg एनुअली आते हैं अफगान सप्लाईज के अंडर। लेकिन क्योंकि उन्होंने 2023 से कहा है कि बैन कर दिया है, तो ये रिड्यूस हो गए हैं। लेकिन रिड्यूस तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है अभी। और टोटल एस्टिमेट जो है वो है 5,60,000 से 12,50,000 kg ड्रग्स प्रति वर्ष, जिनका दाम करीब बिलियंस में है। और ये जो एस्टिमेट है ये उतना ही है जितना NCB नारकोटिक्स ब्यूरो कहती हैं कि इतना आ रहा है, क्योंकि वो तो 5 और 10% ही जब्त कर पाते हैं। बाकी जो या फिर 1 से 5% ही जो ड्रग्स यहाँ पे आते हैं वो जब्त कर पाते हैं। ज़्यादातर जो ड्रग्स होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, वो यहाँ से होके बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन में यहाँ से विदेश में भी जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे यूज़ भी होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है। मतलब इन ड्रग्स का प्राइस करीब $100 से $500 तक है प्रति ग्राम। मतलब 10 ग्राम का सोच लीजिए कितना होगा इस हिसाब से।
2024 का एक रिपोर्ट देखे तो करीब 25,330 करोड़ का ड्रग्स है जो कि जब्त किए गए थे, जिसका डॉलर्स में एस्टिमेट है 3.04 बिलियन डॉलर्स। लेकिन हम कह रहे हैं कि 5 और 10% ही नारकोटिक्स ब्यूरो कहती है कि हम जब्त कर पाते हैं, बाकी हाथ से निकल जाता है क्योंकि इंफॉर्मेशंस नहीं मिलती। और एक सूत्र की माने तो करीब 32.5 से 65 बिलियन डॉलर सालाना ये ड्रग्स बेच के ये ग्रुप्स इतने पैसे कमाते हैं, जो कि हमारे इंडियन रुपीस में 2,71,375 करोड़ से लेके 5,47 करोड़ से प्रति वर्ष। एक सूत्र की माने तो करीब 5.7 से 8.4 मिलियन इंडियंस प्रति वर्ष ड्रग्स के चपेट में आ जाते हैं, मतलब वो एडिक्ट बन जाते हैं, वो ड्रग्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं हर रोज़। तो इस हिसाब से देखें तो करीब जो मौतें भी हैं वो भी करीब, अगर 300 मिलियन अगर लोग हैं तो उसमें से अगर 100 मिलियन भी अगर एडिक्ट्स हैं तो करीब मौतें भी करीब मिलियंस में ही होंगी। मतलब बहुत सारे लाख लोग ड्रग्स की वजह से प्रतिवर्ष अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते होंगे, क्योंकि जब ड्रग्स लेना शुरू करते हैं तो लोगों का फिर खुद पे नियंत्रण नहीं रहता। जैसे कि आप अल्कोहल लेना शुरू करते हैं, आप एक बोतल लेके बैठते हो तो आप कितनी देर रुक पाते हो एक बोतल ख़त्म करने के लिए। तो वैसे ही लोग जब नशे में चले जाते हैं वो ड्रग्स ज़्यादा ले लेते हैं, ज़्यादा नशा करने के लिए, और नशे में धुत रहने की वजह से कभी कभी उनसे संभाला नहीं जाता कि वो क्वांटिटी कितना ले रहे हैं, और ड्रग्स को ज़्यादा लेने से वो बहुत जल्दी मर सकते हैं। कुछ लोगों को बचा लिया जाता है लेकिन बहुत लोग फिर बच भी नहीं पाते। जो अकेले लेते हैं तो अकेले सो भी जाते हैं ज़िंदगी भर के लिए। और इसका एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो सुन के आपको काफ़ी अजीब लगेगा कि जो हमारा यूथ है वो ड्रग्स ले ही क्यों रहा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो या फिर डिप्रेस्ड हैं या फिर बहुत हाई स्ट्रेस में हैं। लेकिन ये 20-25 साल के लोगों को इतना हाई स्ट्रेस कैसे हो गया, और ये कैसे बोल रहे हैं कि इतने कम उम्र से ही हम ये सब लेना शुरू कर देते हैं। अवेलेबिलिटी होना भी इसका संकेत है कि आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जब हाई डिमांड होता है तभी उसका हाई सप्लाई आता है। अगर कोई चीज़ मार्केट में बिक रही है तो इसका मतलब उसका डिमांड है, इसीलिए बिक रही है। और ये डिमांड किस वजह से है? ये डिमांड इस वजह से है क्योंकि लोग बेचैन हैं, लोग स्ट्रेस में हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो लड़के लड़कियां जो पढ़ते होंगे उनको इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर वो इतने डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि और जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की बात यहाँ पे की गई है वो कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। वहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान नहीं जाता, वहाँ लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं तब जाके डिग्री मिलता है। मतलब वो जो परिवार से जाते हैं वो काफ़ी धनी परिवार से जाते हैं, उनके पास बहुत पैसा है। इसका मतलब पैसा अपने आप में कोई निवारण नहीं हुआ कि बहुत पैसा होने से ही डिप्रेशन मिट जाएगा, क्योंकि समाज ने तो यही सिखाया है। ये प्रॉब्लम जो है ये सामाजिक है कि बहुत पैसा है तो उससे किसी भी प्रॉब्लम का निवारण निकल जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है बाहर तलाशो तो प्रॉब्लम का निवारण निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम का जब निवारण नहीं निकलता तो पहले क्या होता है, पहले लोग बीड़ी से शुरू करते हैं।
फिर सिगरेट पे जाते हैं, फिर लोग अल्कोहल पे जाते हैं। और जब अल्कोहल पीते पीते अल्कोहल भी काम करना बंद कर देता है, उनको बेसुध करना बंद कर देता है, तो वो खुद को सुलाने के लिए ड्रग्स ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जब तक जागते रहेंगे तब तक वो स्ट्रेस में रहेंगे। तो उनके पास सबसे अच्छा फॉर्मूला यही आता है कि खुद को सुला दो। अजीब बात यही है कि समाज ने कहा है कि सिगरेट स्मोकिंग करना बहुत बुरी बात नहीं है, इसीलिए सिगरेट सब जगह मिलती है, ठीक है। फिर कहा है कि अल्कोहल लेना बहुत बुरी बात नहीं है, इसीलिए अल्कोहल की दुकान में अल्कोहल मिलती है, लाइसेंस सरकारी देती है करके। बाद में यही जब नशे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब ये नशे ड्रग्स बन जाते हैं। जब छोटे छोटे नशे कर रहे होते हैं लोग, तब लोगों को रोकते नहीं। लोग बोलते देखिए उनको स्ट्रेस है तो उनको ये तो करना ही पड़ेगा। मैंने किसी से पूछा था कि इतना तुम सिगरेट क्यों पीते हो? उसने बोला क्योंकि स्ट्रेस होता है। उसने बोला कि लो फील होता है। मैंने पूछा कि ये पीने से क्या होता है? नहीं, हाई फील होता है। मैंने पूछा कि आप दारू क्यों पीते हो? तो उन्होंने बोला कि आप इतने स्ट्रेस में काम करता हूँ तो ये पीने से स्ट्रेस को रिलीफ मिल जाती है। रिलीफ मतलब क्या है? रिलीफ मतलब खुद को सुला देना, यही रिलीफ है। और वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम बहुत ऊंचा काम करते हैं, हमें हज़ारों में तनख्वाह मिलती है, करीब 50-70 कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं, वरना वो अफोर्ड ही कैसे करेंगे? दारू पीना अफोर्ड करने के लिए भी आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन उनका कहना ये है कि काम से जो थकान होती है उसको दूर करने के लिए हम करते हैं, वो थकान दूर करने के लिए नहीं करते। वो ज़िंदगी में लो, वो कहते ही हैं कि हम लो हैं, और ये पी के हम हाई महसूस करते हैं। ये पी के हाई महसूस करने का मतलब क्या है? काम जो करते हैं वो लो स्टैंडर्ड का काम है, वो बेकार का काम है। बेकार का काम करोगे तो थकान होगी, ऐसी चिंताएं होंगी। यहाँ तक कि बहुत अच्छी डिग्री भी जाके कर रहे हो, लेकिन उसके प्रति कोई आक्षेप नहीं है। आक्षेप यही है कि डिग्री बहुत अच्छा ले लूँ ताकि मोटा सैलरी का पैकेज मिले। जब तक यही चलता रहेगा तब तक कैसे ही बेचैनी मिटेगी? और जब बेचैनी को मिटा नहीं पाओगे तब पैसे हाथ में जैसे ही आएंगे तो पैसे से ऐसे नशा करने की चीज़ें खरीद लोगे। तो यही मेन प्रॉब्लम है समाज का। और सिर्फ बात ही नहीं है, बात सिर्फ ड्रग्स का यूज़ सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ तक लिमिटेड तो है नहीं। ये गली नुक्कड़ पे नहीं तो बिक रही है यूनिवर्सिटीज़ में। और एक जगह है जहाँ ये बिक रही है, वो है फिल्म इंडस्ट्री। बॉलीवुड में 14 जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ था वो भी इसी ड्रग्स के साथ रिलेटेड था। ये कहा यह जा रहा था कि ड्रग्स ओवरडोज से ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है। बाद में 2025 में जब इन्वेस्टिगेशंस को कंप्लीट किया गया तो ये पता चला वहाँ पे उनको ना ही गले में कोई फंदा बांधा गया था, ना ही कोई इंजेक्शन दिया गया था। ये स्पेकुलेशंस थी, वो ड्रग ओवरडोज से ही मरे हैं। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में फाइनली आया, लेकिन इतना वक्त क्यों लगा ये अभी भी किसी को पता नहीं है। और 2020 में नारकोटिक्स ब्यूरो ने मुंबई में 2.5 करोड़ के ड्रग्स को सीज किया, और जिससे सीज किया गया था उनका नाम था रीगल महाकाला, और इनको अरेस्ट किया गया था। ये डायरेक्टली लिंक्ड थे रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत से। और युवराज एस सिंह एक सुशांत सिंह राजपूत के एक दोस्त थे, उन्होंने बोला कि ये जो कोकेन है ये बॉलीवुड में पार्टी ड्रग की तरह यूज़ होता है, के साथ वीड और बहुत सारे ड्रग्स भी यूज़ होते रहते हैं। इसके बाद बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से पूछताछ की गई, तो इसमें से एक थी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, जो कि एक बहुत हाई प्रोफाइल एक्ट्रेस है। तो उन्होंने कहा था कि उनके व्हाट्सएप चैट्स को देख के नारकोटिक्स ब्यूरो ने
कहा था कि आपके पास ड्रग्स की चैट्स क्यों हैं, कि आपने आपके जो मैनेजर हैं उनको ड्रग्स के बारे में क्यों पूछा है। और उनको जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने 2017 में अपनी मैनेजर से ऐसी ड्रग्स की बात की थी। लेकिन एक एक्ट्रेस एक ड्रग्स की बात क्यों करेगी? क्योंकि इसके बाद स्पेकुलेशंस जो थी वो ये थी कि उनका जो ब्रेकअप हुआ था और उनका जो डिप्रेसिव एपिसोड चल रहा था उससे बाहर निकालने के लिए उन्होंने ड्रग्स का यूज़ किया था। कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है पता नहीं, लेकिन इतना साफ ज़रूर हो गया जब एक एक्ट्रेस भी कह रही है कि ड्रग्स के बारे में, तब और जब इतने जगहों से ड्रग्स मिल रही हैं बॉलीवुड में, और इसके चलते सुशांत सिंह राजपूत का जब ज़िंदगी का देहांत भी हो गया था, तो इतना कुछ होने के बाद भी क्या अभी भी ये कोई असमंजस की बात है कि बॉलीवुड में ये ड्रग क्यों है? क्योंकि इंटरटेनमेंट भी एक नशा ही है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो सब होता है वहाँ पे भी पैसा बहुत मायने नहीं रखता। समाज ने यही कहा था कि बहुत पैसा कमा लो तो ज़िंदगी में बेचैनी नहीं रहेगी। ड्रग्स का इस्तेमाल करना अपने आप में ये साबित कर देता है कि आप जितना बेचैन होते हो आपको उतना नशे की ज़रूरत होता है। जब बीड़ी गांजा ये सब काम करना बंद कर देते हैं तब लोग जाते हैं ड्रग्स के पास। जब अल्कोहल मत ये सब काम नहीं आते तब ड्रग्स काम आते हैं खुद को सुलाने में। और आप खुद सोच के देखिए, कोई ज़िंदगी में सचमुच में खुश होगा, कोई अच्छा काम कर रहा होगा, उसे ऐसा लगेगा कि वो सो जाए, खुद को सुला दे, उसे ऐसा लगेगा कि बेचैनी हो रहा हो। फिज़िकल स्ट्रेस बढ़ सकता है काम का, लेकिन फिज़िकल स्ट्रेस से निकलने के लिए आप बहुत मेहनत करेंगे तो खुद ऐसे ही सो जाएंगे। लेकिन आप उल्टे सीधे गलत काम करेंगे तो बहुत भी काम कर ले नींद नहीं आएगी। और ये जो आजकल यूथ के साथ हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए डिग्री ले लेना, पैसे का सोच के कि कितना मिलेगा हमको, ऐसे चीज़ों से जब वो परेशान हो जाते हैं तब वो जाके कॉलेजेस में ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। सोचिए ना, कोई यहाँ से किसी का कोई अच्छा लक्ष्य है कि वो कैंसर में कोई रिसर्च करेगा, किसी का कोई लक्ष्य है कोई अच्छा कोई काम करेगा, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है या फिर कोई नासा में जाके काम करना चाहता है, किसी का कोई ऊंचा सचमुच में ज़िंदगी में लक्ष्य है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ में जाके ड्रग्स लेगा या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाके वो अच्छे से पढ़ाई करेगा। क्योंकि ज़िंदगी में हमको ऊंचे लक्ष्य लेने के लिए नहीं कहा गया है, हमको बस शिक्षा व्यवस्था हमारी इतनी ख़राब है, ये इसका नतीजा है। शिक्षा व्यवस्था में कहा गया है तुम इंसान हो, पैसा कमाना ही तुम्हारा मेन काम है। और जब पैसा जब लेके भी लोगों का बेचैनी नहीं मिटती, जब वो लोग देखते हैं वो इतने बड़े हो चुके हैं लेकिन पैसा फूंक फूंक के भी और ऐश करके भी उनकी ज़िंदगी में बेचैनी नहीं मिट रही, तब उनको ड्रग्स की तरफ जाना पड़ता है। और क्या होता है, जब वो ये ड्रग्स खरीदते हैं, वो जिनसे खरीद रहे होते हैं वो टेररिस्ट गैंग से होते हैं। वो उनको कहा जाता है ड्रग माफिया। ये टर्म बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उनको ड्रग माफिया कहा जाता है। माफिया वो होता है जो ऐसे लोगों के साथ मिला हुआ होता है जो ये सब काम करते हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो क्रॉप्स की जो हार्वेस्टिंग है ये ज़्यादातर होती है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से, वहाँ से यहाँ पे घूम के आ जाती है बॉर्डर लाइन से और समुद्रों की तरफ से बहुत सारे शिपमेंट्स में छुपा के। तो हम यहाँ पे खरीद तो रहे हैं ड्रग्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने बेचैनी को छुपाने के लिए ड्रग्स खरीद रहे हैं, लेकिन वो पैसा जिनको दे रहे हैं वो फिर उनसे बंदूक और बम खरीद रहे हैं। वो RDX AK-47 ऐसे बंदूक ऐसे बम खरीद रहे हैं जिससे वो इतने घातक काम कर पाए कि वो हमसे ही हमारे नशे से ही पैसा बना के हमारे ही समाज से पैसा लेके उससे और भी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिन्होंने शायद ड्रग्स लिए भी नहीं कभी, जिन्होंने ड्रग्स का नाम भी नहीं सुना, कोकेन हीरोइन क्या होता है उन्होंने उनका नाम भी नहीं सुना होगा।
और उनको उनकी गोलियां खानी पड़ रही है। और उन गोलियों और बंदूकों को फंडिंग किसने किया? जब एक उंगली हम पाकिस्तान, दूसरी उंगली हम अफ़गानिस्तान इनके ऊपर उठा रहे हैं, तो बाकी जो 4-4 उंगलियां हैं वो हम पे भी उठती हैं। लेकिन हम खुद के ऊपर उंगलियां उठाना नहीं चाहते। ये हमारा एक बहुत बड़ा छल है। हम खुद को छुपा के रखना चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं, हम सच को सप्रेस करके रखना चाहते हैं। हम जानना भी नहीं चाहते कि चल क्या रहा है, कि हम उनको जा के पैसा दे रहे हैं, कि हम तुमको पैसा देंगे। ये पता है किस बात से कोरिलेटेड है? ये मैंने पहली वाली जो वीडियो बनाई थी डेयरी इंडस्ट्री के बारे में, ये उसके साथ कोरिलेटेड है। वहाँ पे भी यही चल रहा था कि हम डेयरी खरीदेंगे और आप गायों को काट काट के 14 बिलियन टन हर साल यूएसए को भेजो, अमेरिका को भेजो, ताकि वो खा पाए। और यहाँ पे भी यही हो रहा है। ये एक ही चीज़ है। वो जो केंद्र है अंदर, वो केंद्र एक ही है, और वो केंद्र है स्वार्थ का, कि हमें हमारे स्वार्थ से आगे कुछ नहीं दिखता। जब तक हमको हमारा स्वार्थ त्यागना नहीं आता, जब तक हमको खुद की तरफ देखना नहीं आता, तब तक ये चीज़ें सुलझनी बहुत मुश्किल है।